चलिए बच्चों, आज फिर से हम प्रकाश से संबंधित कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। परीक्षा के हिसाब से कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी, उन्हीं चीज़ों को हम लेके चल रहे हैं। उतना डिटेल में हम इस चैप्टर को नहीं कवर कर पाएंगे, लेकिन जो चीज़ें प्रकाश से संबंधित परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट हैं उनको हम देखेंगे। उनमें एक बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वास्तविक गहराई और आभासी गहराई में संबंध। माध्यम के अपवर्तनांक का वास्तविक गहराई और आभासी गहराई से क्या संबंध है, इसको आज देखते हैं। ये चित्र आपके सामने दिख रहा है। मान लेते हैं कि ये जो माध्यम है हमारा, पानी का माध्यम है, या ये एक जलाशय है समझ लीजिए। जब हम एयर के माध्यम से देखते हैं तो हमें इसकी गहराई कम प्रतीत होती है। वास्तविक गहराई से इसकी जो आभासी गहराई होती है वो कम प्रतीत होती है। तो कम क्यों प्रतीत होती है, कितनी प्रतीत होगी, इसका सूत्र हम निकालेंगे, और कितनी कम प्रतीत होती है इसका भी सूत्र निकालेंगे। इसमें आप देख रहे हैं इसकी जो तली है, ये दिख रही है आपकी, इस जलाशय की तली है। तली में हमने एक बिंदु लिया है ए। मान लीजिए ए से एक प्रकाश की किरण चल रही है। जब ये जल के माध्यम को क्रॉस करेगी और वायु के माध्यम में प्रवेश करेगी, तो जैसा कि आप जानते हैं सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। तो ये जल से हवा में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी, यानी ये थोड़ा सा अभिलंब ये है आपका, अभिलंब से थोड़ा सा दूर हटेगी। तो इस तरह से ये जा रही है। अब एक किरण हम और इसमें लेते हैं। एक किरण ये दिख रही है सीधे जा रही है, ये ऐसी किरण। आपने अपवर्तन में ये देखा है कि जब कोई किरण लंबवत आपतित होती है किसी अपवर्तक पृष्ठ पर तो सीधे निकल जाती है। जब आई का मान 0 होता है तो आर का मान भी 0 होता है। तो यहाँ पर ये किरण सीधे चली जाएगी। अब एक ये आपकी अपवर्तित किरण है और एक ये अपवर्तित किरण है। अब ये दोनों आगे तो नहीं मिलेंगे, इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ये डी बिंदु पर दोनों मिलती हुई प्रतीत होंगी, यानी एक आभासी प्रतिबिंब ए का डी पर बनेगा। यानी बाहर से देखने वाले को, इधर से जब कोई देखेगा तो उसको ए बिंदु डी पर नज़र आएगा, यानी उसको ऐसा लगेगा कि इस जलाशय की गहराई सी डी है। यानी उसकी गहराई इतनी नज़र नहीं आएगी यहाँ तक, क्योंकि तली का जो प्रतिबिंब है यहाँ बनेगा, डी पर बनेगा। इसी के समानांतर ये सारे बिंदु तली वाले बनेंगे। तो देखने वाले को ऐसा लगेगा कि जलाशय की गहराई सिर्फ सी डी है। इसको हमने एच डैश मान लिया है। वास्तविक गहराई क्या मान लिया है, एच। अब देखिए, मान लीजिए कि आपतन कोण यहाँ पर आई है और अपवर्तन कोण आर है। अब यहाँ पर हम रेखागणित के नियम से देखेंगे, अगर ये आई है तो यहाँ पर एकांतर कोण होगा, ये भी आई होगा, और ये अपवर्तन कोण जो आर है यहाँ पर ये भी आर के बराबर होगा। कोण सी डी ओ जो बनेगा, क्योंकि ये संगत कोण बनेगा, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे और ये एकांतर कोण के नियम से ये दोनों बराबर होंगे। अब देखिए, मान लेते हैं कि जो पानी का अपवर्तनांक है वो, या पानी से हवा में न जा रही है, प्रकाश की किरण पानी से हवा में जा रही है, तो हम अपवर्तनांक कैसे लिखेंगे, जी म्यू ए। जी म्यू ए का मान क्या होगा, स्नेल के नियम से साइन आई बटे साइन आर। क्योंकि यहाँ पर वायु का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक हम लिख रहे हैं, तो साइन आई बटे साइन आर लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम साइन आई और साइन आर का मान कैसे निकालेंगे।
यहाँ पर त्रिभुज ए ओ सी दिख रहा है, यहाँ हमने निकाल लिया है कि ये कोण आई होगा। तो साइन आई जब निकालेंगे तो लंब बटे कर्ण, तो लंब सामने की भुजा हमेशा होती है, तो सी ओ लंब होगा और ए ओ कर्ण होगा। यानी साइन आई का मान क्या हो जाएगा, सी ओ बटे ए ओ, और साइन आर का मान इस त्रिभुज से सी डी ओ से सी ओ बटे डी ओ। अब इसको सरल करेंगे, सी ओ बटे ए ओ इंटू डी ओ बटे सी ओ, ये सी ओ कैंसिल हो गया तो बचा क्या, डी ओ बटे ए ओ। अब यहाँ देखिए क्या करते हैं, डी ओ को हम लगभग डी सी के बराबर मानते हैं। ये मानते हैं कि सी बिंदु ओ के नज़दीक है तो डी ओ लगभग डी सी के बराबर होगा। इसी तरह से ए ओ लगभग ए सी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, डी ओ की जगह डी सी लिख देंगे और ए ओ की जगह ए सी लिख देंगे। और इस तरह से डी सी हमने क्या माना है, एच डैश माना है, और ए सी हमने क्या माना है, एच, ये वास्तविक गहराई। ये निकल रहा है आपका जी म्यू ए, सॉरी यहाँ पे हमको डब्लू लेना चाहिए, क्योंकि पानी का माध्यम लिए हैं तो डब्लू ले लेंगे। ठीक है, डब्लू म्यू ए बराबर हो गया एच डैश बटे एच। अब हम क्या करेंगे, चूँकि निरपेक्ष अपवर्तनांक के रूप में हमें इस सूत्र को लिखना है, तो निरपेक्ष अपवर्तनांक हमेशा वायु के सापेक्ष होता है, इसलिए इसको हम ए म्यू डब्लू करेंगे। तो जब ए म्यू डब्लू करेंगे तो ये इन्वर्स में हो जाएगा एच बटे एच डैश, क्योंकि आपने अपवर्तनांक में ये पढ़ा होगा डब्लू म्यू ए बराबर होता है 1/a म्यू डब्लू। तो इस तरह से ए म्यू डब्लू बराबर हो जाएगा एच बटे एच डैश। इसको हम सिर्फ म्यू भर लिख सकते हैं, म्यू बराबर एच बटे एच डैश, या अगर हम एच डैश निकालेंगे तो एच डैश बराबर होगा एच बटे म्यू। तो ऐसा भी लिखा जा सकता है, यानी जो आभासी गहराई होगी उसका मान एच बटे म्यू के बराबर होगा। तो ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, वास्तविक गहराई और आभासी गहराई में संबंध स्थापित कीजिए। 3 नंबर का ये क्वेश्चन बनता है, इसको बड़ी आसानी से आप तैयार कर सकते हैं। इसी में अगर पूछता है कि गहराई में कितनी कमी आई, तो हम देख रहे हैं ये ए सी इसकी वास्तविक गहराई है और डी सी इसकी आभासी गहराई है। तो कमी कितनी आई, ए सी माइनस डी सी। इसको हम गहराई में कमी, गहराई में कमी, या इसको उठाव भी कहते हैं, यानी जलाशय कितना उठा हुआ प्रतीत हो रहा है, इसको उठाव भी कहते हैं। यानी ए सी माइनस डी सी, ये आपका हो जाता है एच माइनस एच डैश। अब यहाँ अगर हम मान रखें एच डैश का, तो एच माइनस एच बटे म्यू, तो ये एच कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस 1/म्यू। ये कभी कभी ये भी पूछ देता है कि कितनी कमी होगी गहराई में, जलाशय की गहराई में कितनी कमी होगी, तो इसका मान होगा एच इंटू 1 माइनस 1/म्यू। तो ये एक चीज़ तैयार कर लीजिए। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बतानी थी, क्रांतिक कोण। कुछ बच्चों ने क्रांतिक कोण के बारे में पूछा था
इसको थोड़ा सा क्लियर करेंगे तो आइए देखते हैं क्रांतिक कोण क्या होता है। आप लोगों ने अपवर्तन अच्छी तरह से पढ़ लिया है। अपवर्तन में आप जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपनी दिशा परिवर्तित करती है। जब विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है और जब सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। ये जो क्रांतिक कोण बनता है, ये जब सघन से विरल में अपवर्तन की क्रिया होती है उस स्थिति में क्रांतिक कोण की बात आती है। और इसी में आगे हम बात करेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसको भी देखेंगे। यहाँ इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए इधर सघन माध्यम है और इधर विरल माध्यम। अब मान लीजिए ये अभिलंब हो गया, ये आपतन बिंदु मान रहे हैं। कोई प्रकाश की किरण इस तरह से आपतित हुई तो आप जानते हैं कि ये थोड़ा सा अभिलंब से दूर हटेगी। यहाँ पर ये आपतन कोण है और ये अपवर्तन कोण है, ये सबके समझ में आता है। अब अगर हम आपतन कोण का मान थोड़ा सा बढ़ा दें, इस पोजीशन में अगर हम किरण को आपतित करें तो ये जो अपवर्तित किरण है ये थोड़ा सा और राइट झुक जाएगी। इसी तरह से यदि हम आपतित किरण का डायरेक्शन इस तरह से चेंज कर दें, यानी हम आपतन कोण का मान और थोड़ा सा बढ़ा दें, ये देखिए और बढ़ा दिए तो ये और थोड़ा सा दूर हटेगी। जैसे जैसे हम आपतन कोण का मान बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे अपवर्तित किरण अभिलंब से और दूर होती जा रही है, यानी अपवर्तन कोण का मान बढ़ रहा है। एक स्थिति ऐसी आएगी, इसी तरह से यदि हम आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएं तो आपतन कोण का एक ऐसा मान प्राप्त होगा जब अपवर्तित किरण इस दिशा में अपवर्तित हो जाएगी। तो इस स्थिति में जो आपतन कोण होता है उसी को हम क्रांतिक कोण कहते हैं। इसको IC से डिनोट करते हैं। और इस स्थिति में जो हमारा अपवर्तन कोण है वो ठीक 90 डिग्री हो जाता है। तो चित्र आपको यही बनाना है। फाइनली समझाने के लिए हमने उस तरह से चित्र बनाया था। ये कंडीशन देखिए, क्रांतिक स्थिति हम इसी को कहते हैं। आपतन कोण का वह मान जिस पर अपवर्तन कोण का मान ठीक 90 डिग्री हो जाता है, उसी कोण को हम क्रांतिक कोण कहते हैं। तो क्रांतिक कोण समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इस स्थिति से यदि हम थोड़ा सा और आपतन कोण का मान बढ़ा दें तब क्या होगा, ये जो अपवर्तित किरण है ये जब और हटेगी तो उसी माध्यम में लौट आएगी। इसका मतलब क्या हुआ, ये किरण परावर्तित हो गई। ये आपतित किरण है और उसी माध्यम में अगर किरण लौट रही है तो इस घटना को हम परावर्तन कहेंगे। अपवर्तन की क्रिया हो रही थी और इस कंडीशन में परावर्तन की क्रिया हो गई, इसलिए इसका नाम दिया जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। यानी जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो। आपतन कोण का मान जब क्रांतिक कोण से अधिक होता है उस स्थिति में प्रकाश की किरण उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है। इस घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो ये ध्यान से इसको समझ लेना। इस कंडीशन में एक छोटा सा प्रश्न और बनता है,
क्रांतिक कोण और इस माध्यम के अपवर्तनांक में क्या संबंध होता है। क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में क्या संबंध होता है। देखिए, क्रांतिक दशा में जब हम सघन माध्यम का अपवर्तनांक निकालते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है, तो जैसे ए म्यू जी हम लिख रहे हैं, तो इसमें हम साइन आई बटे साइन आर, ये हम जानते हैं होता है साइन आई बटे साइन आर। अब यहाँ पर ये उल्टा हो गया, इधर चूँकि कांच से एयर में जा रही है, इधर हम अगर कांच थोड़ी देर के लिए मान लें, इसको एयर मान लें, तो हम क्या लिखेंगे, जी म्यू ए लिखेंगे, साइन आई बटे साइन आर। अब क्रांतिक दशा में आपतन कोण का मान आई सी है और अपवर्तन कोण का मान 90 है। तो इस तरह से ये जी म्यू ए बराबर हो जाएगा साइन आई सी बटे 1। साइन 90 का मान 1 होता है, तो यहाँ 1 हो गया। अब देखिए, ये जी म्यू ए है, यदि हम इसको निरपेक्ष अपवर्तनांक बनाना चाहें तो ये ए म्यू जी करना पड़ेगा। ए म्यू जी बराबर हो जाएगा 1 बटे साइन सी, या इसको हम कोसेक सी भी लिखते हैं। कभी कभी ये सिद्ध करने के लिए आ जाता है कि म्यू बराबर कोसेक सी, यानी उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, जो सघन माध्यम है उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक क्रांतिक कोण को आई सी या सी भर, कुछ किताबों में सी भर लिखा हुआ है, कुछ किताबों में आई सी लिख दिया जाता है, तो इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सी भर लिख देंगे तो तब भी चलेगा, आई सी लिखेंगे तब भी चलेगा। तो म्यू बराबर कोसेक आई सी। परीक्षा में इस तरह का प्रश्न आता है कि सिद्ध कीजिए कि अपवर्तनांक का मान क्रांतिक कोण के कोसेक के बराबर होता है, या कभी कभी म्यू बराबर 1 बटे साइन सी सिद्ध करने के लिए दे देता है। दोनों स्थितियां सेम हैं, आपको इतना करना पड़ेगा। तो इसमें आप क्रांतिक कोण क्या है इसको समझ लीजिए अच्छी तरह से, और क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में क्या संबंध होता है इसको समझ लीजिए। तो आज बस इतना ही। नेक्स्ट टर्म में हम इसी चैप्टर की कुछ और चीज़ें पढ़ाएंगे।